अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएचएस का जो पास पेपर है 2016 का, उसका बायोलॉजी सेक्शन जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू chaotic activity of both sensory and motor nerves causing patient to see and hear different strange things। तो ये कौन सी बीमारी के अंदर होता है, इन्होंने ये पूछा है। तो देखें, सबसे पहले जब इन्होंने ये पहली लाइन बोली थी कि रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटी इन द ब्रेन, इससे हमें पता लग गया था कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है ये एक ही बीमारी के अंदर होती है। ये जो चार बीमारियां यहाँ दी हुई हैं उनमें से एक बीमारी के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, दैट इज़ कॉल्ड एपिलेप्सी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा इसकी वजह से होता यह है कि सेंसरी और मोटर जो नर्व्स हैं, यानी आपका जो सेंसरी सिस्टम है, जो महसूस करने की जो है आपकी सलाहियत है, और जो मोटर नर्व्स हैं यानी जो मोटर सिस्टम है, जो आपके मसल्स हैं, इन दोनों के अंदर इश्यूज़ होते हैं। और इसकी वजह से पेशेंट को होता क्या है, वो ऐसी चीज़ें देखता है या उसको सुनाई देती हैं जो मौजूद नहीं होती, या अजीब अजीब चीज़ें उसे सुनाई या दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। अब एपिलेप्सी के अंदर होता यह है कि जो ब्रेन है उसके एक एरिया के अंदर या कुछ बड़े एरिया के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। क्या मतलब है इसका? वहाँ के जो सेल्स हैं वो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास। तो होता यह है कि उन पार्ट्स के अंदर जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये बॉडी के किसी एक लोकलाइज पार्ट के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि हाथ के अंदर या पैर के अंदर झटके लग रहे हों, या फिर पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज सीजर। अच्छा, एपिलेप्सी कब कहा जाता है? जब बार बार झटके लगें। अगर किसी को ज़िंदगी में बस एक बार झटका लगा है तो इसे एपिलेप्सी नहीं कहेंगे, ये सीजर कहलाता है या फिट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर रिकरेंट सीजर्स हो रहे हैं, बार बार झटके लग रहे हैं, अब हम इसे नाम देते हैं एपिलेप्सी का। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें झटके लगने से पहले कुछ दिखाई देता है या कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये हेलुसिनेशंस होती हैं। ये ऑरा कहलाता है। झटके लगने से पहले की जो अलामात होती हैं या जो सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं जो पेशेंट को नज़र आते हैं, वो ऑरा कहलाता है। तो ये एपिलेप्सी के अंदर होता है। एपिलेप्सी का कॉज क्या होता है? तो एपिलेप्सी जो है इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। कोई अगर ट्यूमर पड़ा हुआ है या कोई ऐसा एबनॉर्मल मास पड़ा हुआ है ब्रेन के अंदर जो किसी पार्ट को कंप्रेस कर रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक हो सकता है, बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की कमी या कुछ चीज़ों की ज़्यादती की वजह से हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन जो कि एपिलेप्सी के हो सकते हैं। एल्जाइमर वो बीमारी है कि जिसके अंदर डिमेंशिया होता है, जिसे आप कहते हैं मेमोरी लॉस। एल्जाइमर होता क्यों है ये नहीं पता साइंस को अभी तक, इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं, इतना हमें पता है। अच्छा, एल्जाइमर्स के अंदर होता ये है कि ब्रेन के दो पार्ट्स, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि सबसे हायर पार्ट होता है, अगर ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये ब्रेन का कट सेक्शन है, तो ये यहाँ पर जो मौजूद है ये डायनसेफेलॉन है, ठीक है, दिस इज थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये जो पूरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये सेरिब्रम है, ठीक है, इसका आउटर रीजन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये जो सेरिब्रम है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये डैमेज होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो कि इस डायग्राम में नज़र नहीं आएगा, दैट इज़ कॉल्ड हिपोकैम्पस, के जहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी स्टोर होती है। तो ये दोनों पार्ट जब डैमेज होते हैं इसकी वजह से पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाता है। तो शुरू में अल्जाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें पता लगता है कि वो कुछ भूल रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ये भूलने की आदत बहुत बढ़ जाती है, ये रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है, गुम हो जाते हैं कहीं पर। उसके बाद फाइनल स्टेजेस में इन्हें भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब ये ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में नहीं है, और डिल्यूजन का मतलब ये है कि इन्हें इनके दिमाग में एक फॉल्स आइडिया बैठ जाता है, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मुझे कोई मुसलसल देख रहा है या मुझे कोई मारना चाहता है या नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये अल्जाइमर्स के अंदर होता है। पार्किंसन के अंदर ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डैमेज होता है खुद ब खुद। अच्छा, ये दोनों बीमारियां जो हैं पार्किंसन और अल्जाइमर, ये दोनों एजड लोगों के अंदर होती हैं, 60+ लोगों के अंदर होती हैं। पार्किंसंस के अंदर ये होता है कि ब्रेन का एक पार्ट जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं वो डैमेज हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। अब वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है डोपामीन। अब इस जब न्यूरॉन वहाँ के डैमेज हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, तो बॉडी के अंदर डोपामीन की हो जाएगी कमी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अलामात आने लगती हैं। उन अलामात के अंदर बहुत कॉमन जो है वो ट्रेमर्स हैं। हाथों का या पैरों का कपकपाना जो है ये ट्रेमर्स कहलाता है। तो ट्रेमर्स जो हैं ये या तो एक हाथ में या एक पैर में, या फिर उसके बाद एक हाथ या एक पैर में शुरू होते हैं, फिर ये दोनों हाथों और पैरों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बॉडी के दोनों साइड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा इनका मास्क की तरह का फेस होता है, यानी ऐसा फेस होता है जिसपे एक्सप्रेशंस नहीं होते, क्योंकि इनके मसल्स जो है ना
उनको उनको एक्टिविटी करने में टाइम लगता है, तो स्लो हो जाती है इनकी एक्टिविटी। इनको आप चलते हुए देखेंगे तो थोड़े से झुके हुए होते हैं ये, और बहुत स्लो स्टेप्स लेते हैं ये। तो ये कुछ अलामात होती हैं पार्किंसन के पेशेंट में। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लियोडोपा है, लियोडोपा या लीवोडोपा। इसको बॉडी जो है कन्वर्ट कर देती है डोपामीन के अंदर। एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट मौजूद है। एपिलेप्सी के लिए एंटी कन्वर्सन ड्रग्स होती हैं या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, जो कि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रोकती हैं, एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, या एंटी कन्वल्सेंट। लास्ट जो बीमारी है वो है हमारे पास हंटिंगटन डिजीज। तो हंटिंगटन डिजीज़ जो है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास एक जीन नॉर्मल वाली हो और एक जीन ख़राब वाली हो तो तब भी उसे हंटिंगटन डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो ख़राब वाली जीन होती है वो डोमिनेंट होती है, यानी बीमार करवाने वाली जीन जो है वो डोमिनेंट है, तो वो अगर अकेली भी आ जाए तो वो हंटिंगटन करवा देती है। ऐसा हो सकता है कि आप में या मुझ में, हम में से किसी के अंदर ये वाली जीन अभी मौजूद हो लेकिन अलामात नहीं आ रही, क्योंकि इसकी अलामात लेट आती हैं। हंटिंगटन की जो अलामात होती हैं ये आती हैं तकरीबन 40 या 45 साल की एज के बाद। तो अलामात के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, यानी जो पेशेंट है उसके इख्तियार में नहीं होती, और हाथ और पैरों की जो है वो मूवमेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर सुसाइडल थाट्स आते हैं। इसके अलावा जो है वो पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि इसके अंदर हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जब भी ये दो वर्ड आते हैं ना, बैलेंस और इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले जो आपका माइंड जाता है वो इसके ऊपर जाता है, सेरिबेलम। अगर आपने ब्रेन का क्रॉस सेक्शन देखा हो जो मैंने अभी पहले बनाया था, तो ये हमारे पास सेरिब्रम है, ठीक है, और यहाँ पे मौजूद होता है ये अलग से एक पार्ट दैट इज़ नोन एज सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है जो बेसिकली बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। हमारा पॉस्चर जो है, जिस अंदाज में हम खड़े होते हैं, हमारा जो गेट है, यानी जिस अंदाज से हम चलते हैं, ये भी जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसके अलावा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जब भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का वर्ड आएगा तब भी हम सेरिबेलम की तरफ जाएंगे। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, दो मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आपका जो हाथ है उसके ऊपर की तरफ जो मसल है, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, तो ये मसल है, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत ख़राब हाथ हो गया, ठीक है, ये आपका हाथ है, किसका पता नहीं किसका हाथ है। तो ये ऊपर की तरफ मसल है, ये कहलाता है बाइसेप, और ये नीचे की तरफ मसल है, ये कहलाता है ट्राइसेप। जब आप अपने हाथ को इस तरफ मूव करते हैं ना, तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाला मसल रिलैक्स करता है, और जब आप अपने हाथ को वापस इस तरफ लेकर आते हैं तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वाला मसल रिलैक्स करता है। तो कौन बताता है इस मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट करना है और इस मसल को कि रिलैक्स होना है? ये सेरिबेलम बताता है। अगर सेरिबेलम ख़राब हो जाए तो फिर ये जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मसल्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो तवाज़ुन चल रहा है, ये आउट हो जाता है। अच्छा, मेडुला जो है, इसका फंक्शन क्या है? मेडुला का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके अंदर लगे होते हैं वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स, यानी ऐसे रिफ्लेक्सेस। पहली बात तो रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं होती, बॉडी खुद से करती है और हमेशा इनका सेम रिजल्ट आता है। जैसे कि अगर आप हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखते हैं तो हाथ हमेशा पीछे आता है, आपके आंखों की तरफ अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो आंखें फ़ौरन बंद हो जाती हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं। अब इसमें कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना। अब ये जो हार्ट रेट का बढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस के अंदर आपके हार्ट रेट को बढ़ना चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्स ख़राब हो जाए तो आपकी बॉडी को उस कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुत्ता पीछे लग गया है तो आप हार्ट रेट को बढ़ना चाहिए। अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो फिर बॉडी को एफिशिएंटली ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो सकेगा। सिमिलरली रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने का जो अमल है, स्पीड है, वो बढ़नी चाहिए। कुछ केसेस के अंदर ज़रूरी होती है, वाइटल होती है। ठंडे पानी के अंदर डाल दिया जाता है तब भी हम तेज़ से सांस लेने लगते हैं, तो ये मेडुला से कंट्रोल होता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, उल्टी जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है बॉडी का। जब भी बॉडी को लगता है कि कोई हार्मफुल चीज़ जो है वो अंदर चली गई है तो वॉमिटिंग होती है, तो ये भी एक वाइटल रिफ्लेक्स है। इसके अलावा खांसी, जब कोई पार्टिकल लंग्स के अंदर जाने की कोशिश करता है जिसको नहीं जाना चाहिए हवा के साथ, तो फ़ौरन से एयर जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आती है, जिसे आप कफ कहते हैं। तो इसमें होता ही है कि वो पार्टिकल बाहर फेंक दिया जाता है, अदरवाइज वो जाके लंग्स के अंदर बैठ जाएगा और डैमेज करेगा। तो ये सारे वाइटल रिफ्लेक्सेस हैं और इनको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं मेडुला के अंदर। पॉन्स जो है, इसके बारे में एक चीज़ अगर आपने याद रखनी हो तो वो याद रख लें, फेशियल एक्सप्रेशन। पॉन्स कंट्रोल करता है हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को। तो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, मुस्कुराहट है या हंसी है या उदासी है या गुस्सा है, ये तमाम
जो फेस के एक्सप्रेशन है ये फेस के मसल से कंट्रोल होते हैं, और फेस के मसल्स को जो सप्लाई मिलती है वो नर्व जो है वो पॉन्स से आती है, तो पॉन्स कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस को। थैलेमस के बारे में अगर एक बात याद रखनी है तो थैलेमस जो है ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से आती है वो पहले जाती है थैलेमस के पास। मैंने बताया था पिछली डायग्राम में भी, ये थैलेमस है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन नीचे से आ रही है वो पहले जाएगी थैलेमस के पास, और फिर थैलेमस जो है वो डिसाइड करेगा कि इसे कौन से ब्रेन के पार्ट के अंदर भेजना है। तो ये रिले करता है, ये बेसिकली चेक पॉइंट है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आके रुकती है, और फिर ये डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन ने कहाँ जाना है। तो थैलेमस इज़ द रिले सेंटर। ये आपकी बुक की डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर ये आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है जो मैंने बनाया था इस तरह से, ठीक है, दिस इज़ द आउटर रीजन, ये सेरिब्रम है, ठीक है, और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। उसके बाद ये सेंटर के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है थैलेमस, ठीक है, दिस इज़ द थैलेमस, और थैलेमस के नीचे ये वाला एरिया दिस इज़ हाइपोथैलेमस, इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पीछे जो पार्ट है जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या बैलेंस को मेंटेन करता है, ये पार्ट जो है ये सेरिबेलम है। ये पार्ट जो थोड़ा सा स्वोलन है, सूजा हुआ है, दिस इज़ पॉन्स। पॉन्स के नीचे मेडुला होता है, और पॉन्स के ऊपर जो है ये मिड ब्रेन होता है, और मेडुला के बाद जो है ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। हिपोकैम्पस जो है वो इस डायग्राम के अंदर, ये 3D डायग्राम है, तो इसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ द हिपोकैम्पस। ये वो पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर करता है। दिस पार्ट इज़ हाइपोथैलेमस, जिसे हमने कहा था रिले सेंटर। बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से आ रही होती है वो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेडुला, मेडुला के बाद सेरिबेलम, मेडुला के बाद पॉन्स, पॉन्स के बाद मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद पहुंचती है थैलेमस के पास। थैलेमस जो है वो भेजता है इसे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो इसी वजह से थैलेमस को कहा जाता है ये रिले सेंटर है, ये इन्फॉर्मेशन को रिले करता है डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर रेगुलेटेड बाय द। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन से हार्मोन्स हैं, ये चारों हार्मोन्स हैं, वो कौन से हार्मोन्स हैं कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप में ज़रा सा भी दिमाग हो और ज़रा सा भी आपने जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया हो सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, या कभी बुक खोल के देखी हो अगर, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों प्लांट के हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिन और इथाइलिन या इथीन जो है ये प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, ये इंसानों के अंदर नहीं पाए जाते। तो इस हिसाब से बच जाता है एक ऑप्शन, वो है गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स बेसिकली मिलाकर कहते हैं दो हार्मोन्स को, एक है हमारे पास FSH और एक है हमारे पास LH। FSH का काम क्या होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर इस तरह के छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इनको मैच्योर करवाना और इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाना, जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ये काम होता है FSH का। और जब एक बार ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो इसमें से ये जो ओवम है इसको बाहर निकलवाना, ओवम को ओवरी से और इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलवाना, ये काम होता है LH का, ये काम कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ये दोनों जो है मिलाकर कहे जाते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, बिकॉज ये गोनेड्स के ऊपर वर्क करते हैं, फीमेल्स के अंदर भी और मेल्स के अंदर भी। मेल्स के अंदर ये हार्मोन्स जो हैं ये दो काम करवाते हैं। FSH जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और LH जो है ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करवाता है। तो ये गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये कहलाते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। बाकी जो ऑक्सिन है ये प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, इसके अलावा कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाता है। इसके अलावा इसके और रोल भी हैं, ये हम इंशाल्लाह प्लांट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। गिबरेलिन अगेन सेल डिवीजन करवाएगा, सेल एनलार्जमेंट करवाएगा। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन्स ऑक्सिन और गिबरेलिन पार्थिनोकार्पी भी करवाते हैं, यानी ये फ्रूट बनवाते हैं विदाउट सीड फॉर्मेशन। तो ऐसे तमाम फ्रूट्स जो जिनमें सीड नहीं होता, लाइक बनाना है, ठीक है, लाइक पाइनएप्पल है, या कुछ ऑरेंज की वैरायटीज़ हैं, या कुछ ग्रेप की वैरायटीज़ होती हैं जिनमें सीड नहीं होता, तो ये जो हैं ये बनती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन ऑक्सिन और गिबरेलिन। इसके अलावा गिबरेलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डॉर्फिज्म को प्रिवेंट करता है, प्लांट को छोटा रहने से बचाता है। इसके अलावा गिबरेलिन जो है ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है, और एक दो रोल और भी हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट। इथाइलिन जो है या इथीन, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल अगर याद रखना है तो वो है फ्रूट जो है उसको पकाना, जिसे आप राइपनिंग कहते हैं। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है यानी फल का जो पकना है, उसके अंदर ये इथाइलिन या इथीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे, और अगर प्लांट का पूरा टॉपिक आता है कहीं तो उसके अंदर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगेन FSH से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन, इट कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट।
देखिए भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो पहला फेज होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसके अंदर फीमेल को ब्लीडिंग होती है। तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो पहला दिन होता है साइकिल का, और ये ब्लीडिंग चलती है 5वें दिन तक, ठीक है। तो ये पूरा वक्त जो है ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। छठे दिन से लेकर 12वें दिन तक ये वाला फेज कहलाता है, इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं और इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे प्राइमोडियल फॉलिकल, वो मैच्योर होना शुरू होते हैं ताकि वो बड़े स्ट्रक्चर बन जाएं, जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये काम करवाता है हार्मोन जिसका नाम है FSH। अच्छा, FSH एक और काम भी करवाता है। देखिए, ये जो छोटे वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, जिन्हें प्राइमोडियल फॉलिकल कहा गया है, ये एक जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट नहीं होता, बल्कि 3, 4 जो है या 5 जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कोई एक मैच्योर हो जाता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो डीजनरेट हो रहे होते हैं ये प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, छठे दिन के बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जैसे जैसे आप इस वक्त तक पहुँचते जाएंगे तो FSH का काम ख़त्म हो रहा है, तो FSH का लेवल कम होता जाएगा, और ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं ये दोनों चीज़ें जो हो रही हैं कि FSH कम हो रहा है जब ये फॉलिकुलर फेज ख़त्म हो रहा है, FSH कम हो रहा है और ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये दोनों बेसिकली मैसेज होते हैं किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, कि वो क्या रिलीज़ करे, वो ऐसा हार्मोन रिलीज़ करे जो अगले फेज़ में काम आएगा। 13वें दिन से स्टार्ट होता है 15वें दिन तक ये फेज़ होता है जिसे ओव्यूलेशन फेज़ कहते हैं। इसके अंदर ये जो ओवम बन चुका है ये ओवरी से बाहर आ जाता है, इस स्टेप को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये काम कौन सा हार्मोन करवाता है, ये काम करवाता है LH, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज़ ही क्यों होता है, क्योंकि FSH कम हो रहा था, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, इन दोनों ने जाके मैसेज दिया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो गया। सोमैटोट्रोपिन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ये फिजिकल ग्रोथ करवाता है हमारी। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। टेस्टोस्टेरोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता ही नहीं है, ये तो टेस्टिस से आता है, ठीक है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। और स्पर्मेटोगोनियम, ये तो कोई हार्मोन है ही नहीं। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये बेसिकली सेल होते हैं जिनसे आगे जाकर स्पर्म्स बनते हैं। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरिया है जो एक बीमारी कॉज करता है जिसे गोनोरिया कहते हैं, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी पैसेज है या रिप्रोडक्टिव पैसेज है, उसके अंदर जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं और वहाँ से पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो मेल के अंदर तो यूरिनरी ट्रैक भी एक ही है, पेशाब भी एक ही रास्ते से जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी सीमेन जो है, मेल का जो फ्लूइड है वो भी एक ही रास्ते से जाता है। तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो मेल के अंदर बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, यानी पेशाब करने में उसे जलन होती है। फीमेल के अंदर चूँकि रास्ते अलग अलग होते हैं, पेशाब जो है वो अलग रास्ते से जाता है, यूरिनरी ट्रैक अलग होता है, यूरिद्रा अलग होता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वेजाइना वो अलग होता है। तो फीमेल के अंदर बर्निंग मिक्चुरेशन नहीं होती क्योंकि ये डैमेज करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, और लेकिन फीमेल के अंदर अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो ये बढ़ता चला जाता है। वेजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब को चिपका देता है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं और इसकी वजह से फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ये आती है किस कैटेगरी में, ये आती है STI की कैटेगरी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, या STI कह लें या STD कह लें। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसका ट्रांसमिशन होगा अनसेफ सेक्स के थ्रू। की के अंदर जो है वो पता नहीं क्यों इसका आंसर जो है वो ओरोफिकल रूट कहा गया है। ओरोफिकल बेसिकली वो रूट होता है कि जिसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस मौजूद हो, और अगर उस वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड कोई खाना पीना जो है वो कोई इस्तेमाल कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हेपेटाइटिस A होता है तो हेपेटाइटिस A का जो वायरस होता है वो ह्यूमन वेस्ट के अंदर बाहर जाता है, जो फीकल मैटर है उसके थ्रू बाहर जाता है। अब अगर ये हेपेटाइटिस A का वाले पेशेंट का जो वेस्ट है ये किसी पानी के साथ कांटेक्ट में आए और वह पानी कोई पी ले तो उसके अंदर ये वायरस चला जाएगा, ये ओरोफिकल रूट कहलाता है। ये जो है वो नेसेरिया गोनोरिया के लिए नहीं होता। नेसेरिया गोनोरिया एक STD है या STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये सेक्स के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती है। वेक्टर बॉन्ड क्या होता है, वेक्टर कहते हैं किसी लाने वाले को। तो आपकी जो बीमारियां जो आर्थ्रोपोड के ज़रिए आती हैं वो वेक्टर बॉन्ड होती हैं, लाइक मलेरिया है या डेंगू है या चिकनगुनिया है, ये सारी जो है ये वेक्टर के थ्रू आती हैं, या कोई ना कोई, इसका मतलब कोई ना कोई लेकर आता है आपके तक। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो होता है, फ्लू वगैरह जो होता है, और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो बुखारात निकलते हैं किसी खांसी के नतीजे में या छींक के नतीजे में, तो ये उसके थ्रू आते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है।
तो नेसेरिया गोनोरिया जो है अनसेफ सेक्स के थ्रू होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ओके, सिफिलिस। सिफिलिस अगेन एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस जो है ये एक तरह के बैक्टीरिया से होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पायरोकीट। ये इस तरह के स्क्रू शेप जो है ये बैक्टीरिया होते हैं, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया होते हैं, तो ये स्पायरोकीट कहलाते हैं। इसका नाम जो है वो है ट्रिपोनीमा पैलाइडम। ट्रिपोनीमा पैलाइडम। अच्छा, ये जो सिफिलिस है ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डैमेज नहीं करती। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था 2015 के पेपर में कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अलावा ये डैमेज करती है, ये बीमारी डैमेज करती है आपके नर्वस सिस्टम को, इसके अलावा आपके स्केलेटल सिस्टम को यानी मसल्स को, और इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यानी हार्ट को भी डैमेज करती है। तो ये बीमारी सिफिलिस है। ट्रीटमेंट इसकी मौजूद है, ईजिली ट्रीटेबल है। ओके, नॉस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्यों? क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहा है खुद से। वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। वाटर ब्लूम्स, ये पता नहीं किसे कहते हैं, एल्गल ब्लूम जो है, वाटर ब्लूम शायद एलजी के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये भी कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते। नाउ एड्स, ये सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। एड्स जो है भाई ये किससे होता है? तो ये तो बहुत तीर मारा है इन्होंने, इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया है। तो एड्स जो है ये वायरस से होता है, ठीक है, और उस वायरस का नाम जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स के अंदर होता ये कि वायरस जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। और कौन से लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट होते हैं, और टी लिम्फोसाइट के अंदर भी जो हेल्पर वाले होते हैं उनको जाकर ये डैमेज करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उनका नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो पेशेंट को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। टीबी जो है वो एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमन है, नमोनिया हो जाता है इनको, और ऐसे ऑर्गेनिज्म से नमोनिया होता है जो आप में और मुझ में नमोनिया कॉज करने की सलाहियत रखता ही नहीं है। नमोनिया लंग के इन्फेक्शन को कहते हैं। इसके अलावा वेट लॉस होता है, फीवर होता है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। एक तरह का ख़ास तरह का कैंसर होता है जिसे कापोसी सार्कोमा कहते हैं, ये भी एड्स के पेशेंट के अंदर होता है। अच्छा भाई, ब्रेन जो है इज़ प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड इन, तो ब्रेन जो है वो उसे किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है? तो अगर आपको बाकी नाम पता है तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। देखें, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये पीछे होता है, बैकबोन जिसे कहते हैं, और ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं देती। उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा लंबर वर्टिब्री कहलाता है जो आपके किडनी वाले एरिया के अंदर होता है, ठीक है, और जो बिल्कुल आखिरी वाला जो टेल बोन होती है उसे कॉक्सिक्स कहते हैं। तो ये तीनों तो एक ही हैं। बच गया क्या? क्रेनियम। क्रेनियम वो हिस्सा है जो सबसे ऊपर होता है, और क्रेनियम जो है वो ब्रेन को कवरिंग देता है। हमारी जो स्कल है, स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है, स्कल के अंदर ऊपर वाला पार्ट आता है जिसे आप क्रेनियम कहते हैं, और फिर नीचे वाला पार्ट आता है जिसे आप फेस कहते हैं। तो इस स्कल के अंदर जो क्रेनियम है, ये ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन बॉक्स होता है, ये 8 हड्डियों से मिलके बनता है। इसके अंदर एक हड्डी वो है जो कि आपके माथे की है। 1 मिनट में डायग्राम अगर दिखा दूँ। ओके, तो ये डायग्राम है बुक की। ये स्कल है, स्कल के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्रेन के अराउंड है, दिस इज़ द क्रेनियम, और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फेस। तो ये फेशियल बोन्स है और ये क्रेनियम है। अब क्रेनियम के अंदर एक हड्डी वो है जो आपके माथे की है, दिस इज़ नोन एज फ्रंटल बोन, और इस फ्रंटल बोन के पीछे ऊपर की तरफ जो 2 हड्डियाँ होती हैं वो कहलाती हैं पैराइटल। एक राइट पे होगी, एक लेफ्ट पे होगी। पैराइटल के नीचे जो कान की तरफ हड्डी होती है वो कहलाती है टेम्पोरल बोन। ये वाली बोन टेम्पोरल है, ये भी एक राइट पे होगी, एक लेफ्ट पे होगी, और एक हड्डी पीछे होती है, दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई 2, 2 ये हो गई 4, और 2 ये हो गई 6। इसके अलावा स्कल के अंदर जो बोन्स आती हैं वो ये 2 होती हैं, स्कल कह रहा हूँ, क्रेनियम के अंदर जो बोन आती हैं, एक ये स्फेनॉइड बोन होती है, और ये अंदर की तरफ जो है ये एक इथमॉइड बोन होती है। तो ये बोन्स जो है ये मिलकर बनाती हैं हमारा क्रेनियम, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा भाई, लॉन्गेस्ट बोन जो है इंसान के स्केलेटन में कौन सी होती है? तो अगर आपने जब स्केलेटन पढ़ा होगा तो आपने हड्डी देखी भी होगी। ये जो हमारी रान की हड्डी होती है, जो थाई जिसे कहते हैं, तो थाई की जो बोन है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। तो फीमर इज द लार्जेस्ट, द लॉन्गेस्ट बोन, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर सबसे छोटी हड्डियों की बात करें तो वो होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स।
ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं ये 3 हड्डियां होती हैं जो कि मौजूद होती हैं हमारे कान के अंदर, और ये हमारे सुनने में जो है वो सुनने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो हमारी सुनने की सलाहियत है उसके लिए ये तीनों हड्डियां बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये बहुत ही छोटी होती हैं। ये पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियां हैं। अगर मैं दिखाऊं इसे ऑडिटरी ऑसिकल्स को, तो ये अगर आपको नज़र आ रही हैं ये 3 हड्डियां, ठीक है, ये पहली हड्डी है, फिर ये दूसरी हड्डी है और ये तीसरी हड्डी है। एक मेलियस होती है, एक इनकस होती है, और एक इनकस होती है, एक मेलियस होती है, और एक स्टेप्स होती है। ये हैं ये एक्चुअल हड्डियाँ, ठीक है। ये इनका साइज़ है, ये इतनी छोटी बोन्स होती हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, और जो थाई की बोन है जिसे आप फीमर कहते हैं वो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट जो हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो शोल्डर जॉइंट जो कि हमारे कंधे का है, और हिप जॉइंट जो है ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें एक बोन जो है उसका अगला एंड बॉल के शेप का होता है, और दूसरी बोन जो है उसका एंड जो है उसके अंदर एक ग्रूव होता है, एक कैविटी होती है जिसे सॉकेट कहा जाता है। तो वो बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर रोटेट करती है, एंड दिस इज़ नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होते हैं, यानी इन पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट कौन से हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट है, और इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं। इवन अगर मैं इनमें पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा मूवेबल कौन सा है, क्या हिप जॉइंट ज़्यादा मूवेबल है या शोल्डर, तो शोल्डर जॉइंट जो है वो हिप जॉइंट से ज़्यादा मूवेबल है। सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट जो बॉडी का है वो शोल्डर जॉइंट है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल हैं दोनों। अच्छा, इसमें जो मूवमेंट होती है वो 360 डिग्री के अंदर हो सकती है, मल्टीपल प्लेन्स के अंदर मूवमेंट होती है। हिंज जॉइंट जो होता है ये आपकी एल्बो के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये हमारी एल्बो है। तो एल्बो के अंदर जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। इसमें होता ये है कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो इस तरफ से इस तरफ होती है, और फिर वापस इस तरफ से इस तरफ होती है। दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मूवमेंट। ये एक प्लेन में हो रही है, 2 एक्सिस के अंदर या एक प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है या टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये कहलाती है ये जॉइंट जो है ये कहलाता है हिंज जॉइंट। ये बिल्कुल दरवाजे की तरह है। आपका जो दरवाज़ा होता है अगर ये यहाँ से अटैच है, ठीक है, तो ये इस तरफ मूव करेगा और फिर ये इस तरफ मूव करेगा, तो बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो पार्ट है जहाँ से दरवाज़ा अटैच होता है ये हिंज कहलाता है। तो इसी के ऊपर ये नाम है कि ये हिंज जॉइंट है जिसके अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट जो है ये हर वो जॉइंट है कि जिसके अंदर एक अदद कैविटी है जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है जिसके अंदर कार्टिलेज का पैड लगा हुआ होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। जॉइंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? जॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। नाउ इन द पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन, बॉसी नहीं है, ये बॉडी है। सैक्रम जो है इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ डैश वर्टिब्री। तो अगर आपने वर्टिब्रल कॉलम देखा हो तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिवाइडेड होता है मुख्तलिफ पीसीस के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। ये डायग्राम है, तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। ये नेक के अंदर जो 7 वर्टिब्री होती हैं सर्वाइकल कहलाती हैं। उसके बाद चेस्ट रीजन के अंदर ये जो 12 वर्टिब्री होती हैं ये थोरैसिक कहलाती हैं। उसके बाद की 5 ये लंबर कहलाती हैं। उसके बाद की 5 जो कि आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, ये 5 हैं जो कि आपस में फ्यूज़ हो गई हैं, ये कहलाती हैं सेक्रल वर्टिब्री, और ये मिलकर एक सेक्रम बनता है, एक बोन बन जाती है। और इसके बाद की जो 4 होती हैं ये मिलकर एक बोन बन जाती है जिसे कहते हैं कॉक्सिक्स। तो यहाँ पर इन्होंने सैक्रम के बारे में पूछा है कि सैक्रम कितनी वर्टिब्री के मिलने से बनता है, तो सैक्रम बनता है 5 वर्टिब्री के मिलने से। 4 वर्टिब्री के मिलने से क्या बनता है? तो 4 वर्टिब्री के मिलने से बनता है कॉक्सिक्स, जिसे टेल बोन भी कहते हैं, जो कि इंसानों के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका हमारे अंदर कोई फंक्शन नहीं है। दूसरे एनिमल्स के अंदर ये जो टेल होती है उसे मूव करने के काम आता है। ओके, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन। उसे क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है। सेल मेम्ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो लीमा यूज़ किया जाता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके लिए एक तो वर्ड यूज़ किया जाता है सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ होता है प्लाज्मा लीमा। सिमिलरली न्यूरॉन के ऊपर आपने जो मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है न्यूरोलीमा। तो लीमा का वर्ड जो है ये मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मसल के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो सार्को होता है, तो सार्कोलीमा का मतलब मसल की मेम्ब्रेन। सार्कोमेयर जो है ये बेसिकली मसल का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है, 2 जेड लाइंस के दरमियान का एरिया, ये सार्कोमेयर कहलाता है, और यही रिपीट होता रहे तो आपका पूरा मसल का फाइबर बन जाता है। तो ये सार्कोमेयर है, और ये सार्कोमेयर बना किससे होता है? फिलामेंट से, जिसके अंदर कुछ बारीक बारीक होते हैं जो एक्टिन कहलाते हैं, और कुछ मोटे होते हैं जिन्हें
मायोसिन कहते हैं। तो ये एक्टिन फिलामेंट है और इनके दरमियान में ये मायोसिन फिलामेंट होता है। ओके जी, डैश हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक का मतलब ऑपोजिट, यानी इसका काम जो है वो इंसुलिन के ऑपोजिट होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। जब भी आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर आता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन आता है और इस बढ़े हुए ग्लूकोज को एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ले जाकर सेल में जमा करवा देता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो इसका मतलब ये जो भी हार्मोन है ये क्या करेगा? इंक्रीज करवाएगा ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करेगा। इंसुलिन जो है ये प्रोड्यूस होता है हमारे एक तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है पेनक्रियास। तो इसी पेनक्रियास से एक और हार्मोन आता है। पेनक्रियास के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन जो ब्लड के ग्लूकोज को कम करवाता है, और ये जो अल्फा सेल हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन जो कि ऑपोजिट वर्क करता है और ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये आता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से। एड्रीनल ग्लैंड वो है जो कि किडनी के ऊपर होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसका एक हिस्सा आउटर होता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है और एक इनर होता है। तो इनर रीजन से आता है नॉरएपिनेफ्रिन जिसका एक और नाम है नॉरएड्रेनालिन। इसका काम होता है मेनली टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। इसके बाद है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आता है इस ग्लैंड से, ये जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि नेक रीजन में मौजूद होता है। दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। और कैल्सिटोनिन का काम होता है एक्स्ट्रा जो कैल्शियम हो ब्लड के अंदर उसे जाकर डिपॉजिट करवाना बोन में। इसके बाद आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी थायराइड ग्लैंड से आता है, T4 कहा जाता है इसे। इसका काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ना बीटा सेल्स, अगेन मैंने जो बात की थी यहाँ पे बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर। तो बीटा सेल जो हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेन के वो प्रोड्यूस करते हैं कौन सा हार्मोन? तो वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। अगर अल्फा सेल के बारे में पूछा जाएगा तो वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? तो वो बाकी सेल से आता है। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस हैं, ये जितने एरियाज मैंने बनाए हैं 2-3, ये हैं एंडोक्राइन पोर्शन, यानी ये जो कुछ भी बनाते हैं वो डायरेक्टली डाल देते हैं ब्लड में। इसके अलावा बाकी जितना भी पेनक्रियास का हिस्सा है वो है एक्सोक्राइन, यानी ये जो कुछ भी बनाएगा वो इस पाइप के थ्रू जाएगा, और वो जो पाइप के थ्रू जाता है वो पेनक्रियाटिक जूस होता है। पैराथॉर्मोन कहाँ से आता है? आपको मैंने बताया था कि ये जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है दिस इज द थायराइड ग्लैंड। अगर अभी ये थायराइड को आप सामने से देख रहे हैं, अगर आप इसे पीछे से जाके देखें, अगर मैं इसे पीछे से बनाऊं तो ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा जाहिर है। तो ये पीछे वाला हिस्सा है, तो ये पीछे जो है ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड इस तरह से आपको नजर आएंगे। दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड, और इनसे एक हार्मोन आता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। जो काम कैल्सिटोनिन कर रहा था ना, कैल्सिटोनिन का काम था ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना, और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को जाके जमा करवा देता था बोन्स में। पैराथायराइड हार्मोन इसका ऑपोजिट काम करता है। इसका काम है ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है पैराथायराइड हार्मोन आता है, ये बोन्स के पास जाता है, बोन्स को तोड़ता है क्योंकि बोन्स में कैल्शियम जमा हुआ है, उस कैल्शियम को बाहर लाता है, ब्लड में छोड़ देता है। इसके अलावा ये क्या करता है? विटामिन डी को एक्टिवेट करता है पैराथायराइड हार्मोन। विटामिन डी एक्टिवेट होने के बाद जाता है इंटेस्टाइन के पास और वहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन जाता है नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन के अंदर जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे जाके कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। नाउ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अभी मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड का एक आउटर हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और एक इनर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला। तो उसकी बात हो रही है। तो द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन? तो ये जो बाकी 3 हार्मोन्स हैं, ये वाला ठीक है कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये वाला एंड्रोजन, और ये वाला, ये आते हैं आउटर रीजन से जिसे आप कहते हैं कॉर्टेक्स। तो एक हार्मोन बच गया, ये आता है मेडुला से जिसका नाम है एपिनेफ्रीन। पीछे जो आपने हार्मोन पढ़ा था उसका नाम था नॉरएपिनेफ्रीन, मैंने बताया था ये मेडुला से आ रहा है। इसी के साथ एपिनेफ्रीन जो है ये भी मेडुला से आता है। यह इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। जब भी बॉडी के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो डेंजरस हो, तो उस कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रीन जो है ये रिलीज़ होता है, और वो तमाम चेंजेस लेकर आता है जो हमें इसमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के गुत्ता पीछे लग गया है तो उसका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है ताकि बॉडी जो है उसको ब्लड एफिशिएंटली सप्लाई किया जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी बाहर निकले। इसके अलावा उसकी जो आंखें हैं उसके अंदर की जो पुतली है वो डायलेट हो जाती है ताकि प्रॉपरली नज़र आए। तो ये तमाम चेंजेस हैं जो कि
एपिनेफ्रीन करवाता है, और ये तमाम चेंजेस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए तो ये तमाम चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि फ़ौरन से एपिनेफ्रीन रिलीज़ होगा। कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से। ये जो कॉर्टेक्स के हार्मोन है लाइक एल्डोस्टेरॉन, इसका काम है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ये नेफ्रॉन के पास जाता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जो एंड्रोजन है ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि मेल के अंदर फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ या बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ या मसल का बल्क जो है वो बढ़ जाना या फिर आवाज़ का भारी हो जाना। और कॉर्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिसोल जो है इसका फंक्शन होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और पेन को रिड्यूस करना और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। ओके, डैश हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट। देखिए अभी जो बात कर रहा हूँ वो अगले जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर खुद ब खुद आ रही है। डैश हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एज दे प्रिपेयर एन ऑर्गेनिज्म टू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो वो कौन से हार्मोन है भाई? अभी मैंने बताया कि ये दो हार्मोन्स है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। कहाँ से आते हैं ये आते हैं एड्रिनल मेडुला से। अच्छा, एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है एड्रेनलिन, तो ये वाला ऑप्शन आधा सही है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन सही नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एड्रेनलिन जो है एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम है, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन मैं बता चुका हूँ, कॉर्टिसोन जो है इसका फंक्शन मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीटोसिन जो है ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से, जिसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये एक तो यूट्रस के मसल को, यूट्रस वो ऑर्गन होता है फीमेल में जिसमें बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो ये यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब बेबी की बर्थ का टाइम आता है, ताकि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी पुश होगा और बॉडी से बाहर आएगा। इसके बाद जब बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है और मदर उसे फीड कराती है, तो वो जब सक करता है मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर, तो जो मिल्क बना हुआ होता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर उसे रिलीज़ करवाना ये भी जिम्मेदारी होती है ऑक्सीटोसिन की। थायरॉक्सिन, इस पर हम बात कर चुके हैं, ये T4 है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड से आता है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में नहीं आता। नॉर एपिनेफ्रीन आता है, ठीक है, तो ये भी आधा आंसर सही है। इसके अंदर चूंकि दोनों सही है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी सेल्स जो हैं ये रिलीज़ करते हैं एंटीबॉडीज़, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आ चुका है 2015 के। बी सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं एंटीबॉडी इन द ब्लड, प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के अंदर। ये कौन सा इम्यून रिस्पांस है? तो मैंने बहुत डिटेल में 2015 के पेपर में ये समझाया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर पहली बात 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं इन्नेट, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी को भी मारने खड़ा हो जाता है, और एक होता है एडेप्टिव, ये स्पेसिफिक होता है, ये किसी खास ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्टिवेट होता है। यहाँ जो बात हो रही है वो एडेप्टिव की हो रही है, क्योंकि एडेप्टिव के अंदर काम आते हैं एक तरह के सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी 2 वैरायटीज़ होती हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं बी और एक को हम कहते हैं टी। बी लिम्फोसाइट वो हैं जो बनाते हैं एक तरह का हथियार जिसे कहते हैं एंटीबॉडी, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है ये मेनली किल कर देते हैं सेल को। अब ये जो एंटीबॉडी है ये क्या है? देखें, ये जो बैक्टीरिया का सेल है, हमारा इम्यून सिस्टम इस पूरे सेल को नहीं पहचानता बल्कि इसके छोटे से पार्ट को पहचानता है। जिस तरह मेरी बॉडी में मेरी पहचान मेरा चेहरा है, ये बैक्टीरिया का चेहरा समझ लें, ये कहलाता है एंटीजन। इस एंटीजन को पहचानने के बाद इसके खिलाफ बनाई जाती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जाके चिपक जाती है, ये एंटीबॉडी है वाई शेप। जिस पर भी एंटीबॉडी चिपक गई ना, इसका मतलब वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है और इम्यून सिस्टम के सेल उसे फ़ौरन से ठिकाने लगा देते हैं। तो बी सेल जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको नाम दिया जाता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का। जो टी सेल हैं वो एंटीबॉडी नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, ये सेल के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया जाके बैठ गया है, ये सेल के पास जाते हैं, नॉक करते हैं और बैक्टीरिया को बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल, बाहर आ जा। लेकिन बैक्टीरिया कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये टी सेल क्या करते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं, ये टी सेल है, ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा जो इस सेल को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके साथ बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स कहलाता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो बी सेल जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो ह्यूमोरल है और टी सेल जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। बाकी 2 रिस्पॉन्स जो है इन्हें छोड़ दें। ओके, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये भी टॉपिक जो है ये आ चुका है 2015 में। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए भाई, इम्यूनिटी जो है इसकी 2 टाइप होती हैं। इम्यूनिटी का मतलब है आपकी बॉडी का इम्यून हो जाना, ठीक है, महफूज हो जाना। अब ये एक तरह की इम्यूनिटी होती है जिसे कहते हैं एक्टिव और एक तरह की इम्यूनिटी होती है जिसे कहते हैं पैसिव। बहुत आसान है।
अगर तो आपकी बॉडी खुद से अपनी हिफाजत का सामान बना रही है तो वो कहलाता है एक्टिव, और अगर बना बनाया सामान उसको दिया जा रहा है तो ये कहलाएगा पैसिव। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक मुल्क है वो अपने हथियार खुद बना रहा है तो वो एक्टिव है, वो इम्यून है, ठीक है, और ये इम्यूनिटी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब वो हमेशा रहेगी क्योंकि उसने खुद बनाया हथियार तो वो हमेशा बना सकता है हथियार। अगर किसी मुल्क को बने बनाए हथियार ख़रीदने की आदत है तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। जब तक हथियार आते रहेंगे तब तक ये इम्यून रहेगा। जब हथियार आना बंद हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो मुल्क इन्हें सप्लाई कर रहा है अगर वो बंद कर दे तो फिर ये जो मुल्क है ये इम्यून नहीं रहेगा। अब जो एक्टिव है उसके अंदर फर्दर दो टाइप होती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। सिमिलरली जो पैसिव है उसके अंदर भी दो टाइप होती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। मैंने कहा एक्टिव के अंदर हम अपना हिफाजती सामान खुद बनाते हैं। हिफाजती सामान क्या है? बेसिकली एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। अब अगर एक बैक्टीरिया ने मुझ पर अटैक किया, ठीक है, कहीं से भी इन्वायरमेंट से आ गया और मेरे इम्यून सिस्टम ने उसे पहचाना और उसे मार दिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली, अब मैं इम्यून हो गया उसके खिलाफ। अब ये इम्यूनिटी जो है ये एक्टिव है क्योंकि एंटीबॉडी मैंने खुद बनाई है, और चूंकि नेचर से आया था, खुद ब खुद आया था, तो ये नेचुरल है। अच्छा, अगर बैक्टीरिया या वायरस किसी की बॉडी में डाला जाए, जो काम किया जाता है वैक्सीनेशन के जरिए। पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या है? पोलियो का वायरस है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन में क्या है? हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया है। तो ये जब आपकी बॉडी में डाला जाता है तो आपकी बॉडी इसे पहचानती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। आपकी बार भी एंटीबॉडी खुद बनाई है ना आपकी बॉडी ने, तो ये इम्यूनिटी कहलाएगी एक्टिव। लेकिन अब की बार ये काम नेचुरली नहीं हुआ, ये काम आर्टिफिशियली करवाया गया है, तो ये वाली एक्टिव कहलाती है आर्टिफिशियल। अब आ जाए पैसिव के अंदर। पैसिव के अंदर आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है एंटीबॉडी, बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडी किसी और से आपकी बॉडी में आती है। इसके अंदर भी दो टाइप हैं। एक काम हो रहा है नेचुरली। नेचुरली कैसे होता है भाई? जब बच्चा मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है तो मदर की बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, यानी मदर ने जितने भी इन्फेक्शन से सारी ज़िंदगी फाइट की होती है, वो सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में आती हैं ताकि उसे हिफाजत प्रोवाइड करें, इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो फ़ौरन से तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं होता, तो शुरू के 6 महीने जो बच्चे को हिफाजत मिलती है वो मदर की एंटीबॉडी से मिलती है। अब देखें, मदर की एंटीबॉडी क्रॉस करके आ रही है बच्चे में, तो ये बच्चा जो है इसने अपनी एंटीबॉडी नहीं बनाई तो ये पैसिव हो गया, लेकिन ये काम खुद से हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव। आर्टिफिशियल क्या होगा? अगर किसी और इंसान से एंटीबॉडीज़ निकाली जाए और वो डाल दी जाए किसके अंदर? दूसरे इंसान के अंदर, तो अब ये काम खुद से नहीं हो रहा, ये काम आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है, तो ये है आर्टिफिशियल पैसिव। इस वक्त आप जो सुन रहे हैं, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं उन्हें ट्रीट किया जा रहा है प्लाज्मा से, तो कौन से पेशेंट का प्लाज्मा? जो खुद रिकवर हो गए। फॉर एग्जांपल एक शख्स को कोरोना वायरस जो है वो हुआ, उसने जो है वो इम्यूनिटी हासिल कर ली। ये कौन सी इम्यूनिटी है? ये एक्टिव है। उसने अपने अंदर जो एंटीबॉडी बनाई है वो एक्टिव है, खुद से बनाई है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हासिल की है। और नेचर से आया था वायरस तो ये नेचुरल है। लेकिन अब इस शख्स का जो प्लाज्मा है अगर वो निकाल कर किसी दूसरे शख्स में डाला जाए तो इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी हैं वो डाली जा रही हैं दूसरे शख्स के अंदर, तो ये पैसिव होगा। और ये कौन सा पैसिव होगा? ये होगा आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो एक की एंटीबॉडी डालें दूसरे के अंदर तो वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया इसी से रिलेटेड। टू कॉम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक बाइट, द डैश मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज। देखिए भाई, अब अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो अब आप उसके अंदर वैक्सीन तो डालेंगे नहीं कि भाई अब ये बंदा आराम से जो है वो एंटीबॉडी बना ले। क्यों? क्योंकि तब तक वो मर जाएगा। तो फ़ौरन बचाना है तो बने बनाए हथियार डालते हैं। बने बनाए हथियार का मतलब बनी बनाई एंटीबॉडीज़। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जब डाली जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। और आप खुद से डाल रहे हैं तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। सिमिलरली रेबीज़ के अंदर अब कुत्ते ने काट लिया है, अब ये वायरस जो है ना ये यहाँ से चढ़ना शुरू करता है, ब्रेन तक जाता है, और एक बार अगर ये ब्रेन तक पहुँच गया और पेशेंट के अंदर अलामात आना शुरू हो गई तो वो बचाया नहीं जा सकता। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि रेबीज़ की वैक्सीन डालेंगे उसके अंदर कि भाई खुद से बनाओ एंटीबॉडी, हम तो नहीं देंगे। तो इस वक्त क्या किया जाता है? पेशेंट की जान बचानी है तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ किसी ऐसे शख्स से जो जिसके अंदर रेबीज़ जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हों, तो वो जो है वो डाली जाती हैं। सिमिलरली टेटनस जो है, जब भी आपको कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, रगड़ लगती है, तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उस इंजेक्शन के अंदर वैक्सीन नहीं होती, उस इंजेक्शन के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो टेटनस के जो टॉक्सिन है, जो केमिकल है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको जाकर न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये पैसिव इम्यूनिटी की हैं।